आज के मुख्य समाचार। परिणीति चोपड़ा 15 अप्रैल को शिमला पहुंचेगी। लूना में भीषण अग्निकांड। ड्रोन के जरिए पंजाब पहुंच रहा चिट्टा। किताबों के दामों में 5 से 7 रुपए की बढ़ोतरी। राकेश कंवर ने साहित्य और संस्कृति के महत्व पर दिया जोर। शिमला में पेंशनर्स का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 3 दिन हल्की बारिश के आसार। जल प्रबंधन विभाग पर लापरवाही का आरोप। अब समाचार विस्तार से। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अपनी आगामी वेब सीरीज की शूटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंच चुकी है। यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होगी, जिसमें परिणीति मुख्य भूमिका में है। शूटिंग का कार्यक्रम 15 अप्रैल से शुरू होकर 12 दिनों तक चलेगा। इस दौरान चायल के सुंदर वादियों में फिल्मांकन किया जा रहा है और 23 अप्रैल तक यहां दृश्य फिल्माया जाएगा। इसके अलावा शिमला शहर के प्रमुख स्थानों जैसे रिज मैदान, मॉल रोड, मशोबरा, तत्तापानी और नालदेहरा में भी शूटिंग की जाएगी। परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हिमाचल प्रदेश में शूटिंग के दौरान कुछ खूबसूरत पल साझा किए हैं। यह सीरीज परिणीति चोपड़ा का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहला डेब्यू है और इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों को शूटिंग के लिए चुना है, जो स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करेगा। चंबा जिले के भरमौर उपमंडल के अधीन आने वाले लूना में बुधवार रात आधी रात को एक भीषण अग्निकांड हो गया। इस आग में 4 दुकानों के साथ साथ एक मालवाहक वाहन भी पूरी तरह जलकर राख हो चुका है, जिससे प्रभावितों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। सूत्रों के अनुसार रात के समय अचानक दुकानों से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि सब कुछ पल भर में राख में बदल गया। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया और दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मेहनत करके आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों और वाहन का पूरा माल जलकर राख हो चुका था। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन टीम जांच कर रही है। प्रभावित दुकानदारों को लाखों का नुकसान हो चुका है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावितों को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर ने साहित्य और संस्कृति पर लिखी गई किताबों के विमोचन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साहित्य और संस्कृति हमारे समाज की पहचान है और इन पर लिखी गई किताबें हमारे समृद्ध विरासत को समझने में सहायक होती है। उन्होंने लेखकों और शोधकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कृतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कंवर ने यह भी उल्लेख किया है कि विभाग ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखेगा ताकि साहित्य और संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। हर वर्ष 3 अप्रैल को हमारे प्रदेश के प्रथम भाषा एवं संस्कृति मंत्री तथा वरिष्ठ राजनेता रहे लालचंद प्रार्थी जी की जयंती होती है और इस अवसर पर भाषा हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी हर वर्ष एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करती है। उसके अलावा ज़िलों में भी अलग से कार्यक्रम होते हैं। तो यही कार्यक्रम आज यहाँ के थिएटर में हो रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से साहित्यकार भाग ले रहे हैं। जो लालचंद प्रार्थी जी सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, एक लेखक थे, एक शायर थे। तो उनका जो भी योगदान रहा हमारे कला संस्कृति के संरक्षण में, हमारी भाषा के संरक्षण में और लेखक के रूप में जो उन्होंने काम किया, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है कुल्लू देश की कहानी, और एक वो शायर भी थे तो उनकी एक किताब उन्होंने लिखी गज़लों की, वजूद व दम। तो उस सब पे उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा उस पर हम लोग सब उनको याद करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वजूद व दम आज का जो विषय हमने रखा था वो उनकी वजूद व दम पे एक शोध पत्र पढ़ा गया और उस पर परिचर्चा हुई। सर उसके अलावा आज इसी कार्यक्रम में अकादमी द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकें भी उनका भी विमोचन हुआ है। किन्नर लोक साहित्य डॉक्टर बंशीराम शर्मा ने लिखी और दूसरी एक किसले नाम से 26 युवा कहानीकारों का कविताओं की कहानियों का संग्रह है, जिसे पवन चौहान जी ने संपादित किया है।
तो ये दोनों पुस्तकें भी विमोचित हैं। जी देखिए, साहित्य के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके माध्यम से न केवल हमारे साहित्यकार, हमारे कवि, जो भी उनकी रचनाएं हैं उसको एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा पाते हैं। अब जैसे अभी इसी कार्यक्रम में आप यहाँ देखिए, साहित्य के प्रति रुचि है, जैसे आज ही ये युवाओं की कहानियों का संग्रह हमने यहाँ उसका विमोचन किया है। हमारे कार्यक्रमों में लगातार हमारा प्रयास रहता है, विभाग का, अकादमी का भी, कि हम युवाओं को, विद्यार्थियों को अपने कार्यक्रमों के साथ जोड़ें, ताकि उनके साहित्य के प्रति रुचि भी उनमें बढ़े। और जो साहित्य, जैसे हम लोग लगातार गेटी थिएटर में ही पुस्तक मेलों का आयोजन करते रहते हैं, तो उसका भी मकसद यही है कि किताबें जब रीजनेबली प्राइस्ड किताबें जब युवाओं को उपलब्ध रहेंगी तो वो ज़रूर उनको खरीदेंगे, उनको पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल पुलिस ने अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्करी गिरोह के एक बड़े सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान से चिट्टा तस्करी के नेटवर्क को चलाने में शामिल था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब के तरन तारण जिले के सिंधवा गांव के बूटा सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बूटा सिंह को पाकिस्तान सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर उसके गांव से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह कपिल राष्ट्रा गिरोह के लिए चिट्टा सप्लाई करता था, जो सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजा जाता था। इसके बाद बिचौलिए इस चिट्टे को हिमाचल के विभिन्न जिलों में तस्करी करके बेचते थे। पुलिस के मुताबिक बूटा सिंह पर पंजाब में भी चिट्टा तस्करी के 2 मामले दर्ज है। उसने स्वीकार किया है कि उसने चिट्टा अमृतसर के किसी बड़े ड्रग माफिया से खरीदा था। बूटा सिंह को पुलिस ने पाकिस्तान सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर इसके गांव से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में बूटा सिंह ने खुलासा किया कि पंजाब में चिट्टा तस्करी में एक बड़ा गिरोह का काम कर रहा है, जो सीमा पार से पहुंचने वाले चिट्टे को देश भर में तस्करी को अंजाम दे रहा है। अब पुलिस इस बड़े गिरोह की छानबीन में जुट चुकी है। पुलिस जांच में पता चला है कि बूटा सिंह के खिलाफ पंजाब में 2 मामले अभी चल रही है। कपिल राष्ट्रा के लिए चिट्टे की सप्लाई रोडू लेकर आने वाले गिरफ्तार पंजाब के 3 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनको चिट्टे की सप्लाई तरन तारण जिले के सिंधवा गांव में रहने वाले बूटा सिंह ने की थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए बोर्ड की किताबों के दामों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिली है। महंगाई के दौर में यह निर्णय विशेष रूप से सराहा जा रहा है, क्योंकि इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा। जानकारी के अनुसार इस बार प्रकाशित की गई पुस्तकों के दाम पिछले शैक्षणिक सत्र 2024-25 के समान ही है। हालांकि कुछ विषयों में दामों में मामूली वृद्धि देखी गई है, जो कि मात्र 1 से लेकर 5 से 7 रुपए तक की ही है। यह वृद्धि भी बहुत कम है और ऐसे विद्यार्थियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के स्कूलों और विक्रय केंद्रों पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवश्यक किताबें पहले ही उपलब्ध करवा दी है। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय दबाव के अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस पहल को लेकर अभिभावकों ने शिक्षा बोर्ड की सराहना की है और इसे विद्यार्थियों के लिए एक स्वागत योग्य कदम बताया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार किताबों के दामों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। कुछ विषयों में ही मात्र 1 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अधिकतर किताबों के दाम पिछले शैक्षणिक सत्र के दामों के मुताबिक है। किताबों के दाम पेजों की संख्या की कमी और बढ़ोतरी पर निर्भर करते हैं। ऑडिट एवं अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन ने आज शिमला में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार से भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना है कि सरकार ने पेंशनर की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन भोगी संघों की राष्ट्रीय समन्वय समिति NCCPA द्वारा सरकार के 23 मार्च 2025 को भारत की संचित निधि से पेंशन देयताओं पर व्यय के लिए CCS पेंशन नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन के नाम पर वित्त विधेयक के साथ एक विधेयक पारित किया है, जिसकी पेंशन भोगी राष्ट्रीय समन्वय समिति ने कड़ी निंदा की है। NCCPA और इसके सहयोगियों और अन्य पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस विधेयक के खिलाफ
3 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। प्रदर्शनकारी पेंशनर सरकार से मांग करते हैं कि इस विधेयक को वापस ले, जो कि पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। यदि सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है तो सभी पेंशनर संगठन अपने विरोध को और अधिक तीव्र गति देंगे। 2025 पास हुआ है, जो कि 25 तारीख को लोकसभा में और 27 तारीख को राज्यसभा में। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े क्लेवरली कुछ अमेंडमेंट्स लाई हैं। उस फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट लाए हैं वो सारे जितने जो अमेंडमेंट का मेन पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि अभी 8th पे कमीशन सेंटर का बैठा है और 8th पे कमीशन उस अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि 8th पे कमीशन में जो लोग 1 जनवरी 26 के बाद रिटायर होंगे, पेंशनर्स बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे। जो दिसंबर 25 से पहले रिटायर होंगे उनका रिवीजन ऑफ पेंशन नहीं होगा। जो अभी जिस मंशा से गवर्नमेंट ये लाई है उससे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में 65 लाख पेंशनर्स हैं आज के दिन में। जब ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में 2025 में, अब उसका जो खमियाजा जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अगर जब ये नेक्स्ट पे कमीशन स्टेट्स में होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पे कमीशन में रिवीजन ऑफ पेंशन होता है, वो रिवीजन ऑफ पेंशन हर एक स्टेट गवर्नमेंट 1972 के पेंशन रूल्स को अडॉप्ट करती है। उस रूल में मुताबिक जब ये उसमें अमेंडमेंट होगी पार्लियामेंट से, जब ये अमेंडमेंट हो गई है तो उसमें क्या होगा, उसमें सबसे बड़ा लॉस होगा जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर इंडिया है उनका पे रिवीजन नहीं होगा, उनका रिवीजन ऑफ पेंशन नहीं होगा। सिर्फ जो दिसंबर पहले से उनकी जो बेसिक पे थी वही उनकी बेसिक पे रहेगी और उनके रिवीजन ऑफ पेंशन एक चीज़ नहीं होगा। दूसरी बात, उसमें सिर्फ उनको डीए मिलेगा, डीआर मिलेगा। और ये जो अटैक है वो बड़े सुनियोजित तरीके से गवर्नमेंट करने जा रही है और इसको हम अपोज करते हैं। अभी ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की इंटेंशन इन इश्यूज़ पे क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, गवर्नमेंट कहती है हमारी इकॉनमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और बहुत तेज़ कर रही है, बहुत हम वर्ल्ड की ये इकॉनमी होने जा रहे हैं। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सीनियर सिटीजन को जो ट्रेवल मिलता था रेल में, कंसेशन मिलता था, जो कोविड के दौरान विड्रॉ हुआ है वो रिस्टोर कर दो ना। उसमें खर्चा कितना है, सिर्फ 2000 करोड़, वो रिस्टोर नहीं किया। एक कोविड के दौरान जो 18 महीने का एरियर है 11%, वो गवर्नमेंट अपने पास लिए बैठी है और उसको रिलीज नहीं कर रही। जब उसको रिलीज नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम है, वो करे ना। उसमें आपको मालूम होना चाहिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में जवाब दिया गवर्नमेंट ने। क्या जवाब दिया है कि इसमें फ्रीज्ड अमाउंट जो है वो 35,000 करोड़ रुपए है, इतना हम दे नहीं सकते। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो ये 35,000 करोड़ है जो कोविड के दौरान इंजेक्शन लगे सारे ऑल ओवर इंडिया, वो बूस्टर डोज मिला के, तीनों डोजेज मिला के उसका खर्चा 35,000 करोड़ नहीं बनता। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर से जो पैसा काटा है उसी से सारे के सारे लोगों को फ्री टीके लगे। उसमें प्रचार तो गवर्नमेंट ने ये किया कि ये सारे इंजेक्शन हमने फ्री लगाए, पर किसकी कॉस्ट पे, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के सिर से। अगर अब इकॉनमी अच्छी है तो वो भी रिलीज करो ना। तीसरा पॉइंट, 65, 70, 75 साल पे सबको 5, 10, 15% हाइक होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला होना चाहिए, उन्होंने पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई। उस स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ये जो 5, 10, 15 है ये मिलना चाहिए इनको, पर जब उसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास गई, गवर्नमेंट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। देखो अभी हिमाचल में का आंकड़ा मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि हम जो आज का प्रोग्राम कर रहे हैं ये हमारे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन है। ये ऑल इंडिया का एक स्ट्रक्चर है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ 10 लाख है। इसमें रेलवे, डिफेंस, बैंक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो इसके पार्ट है। उन्होंने आज ये कॉल दी है और जो लोग इसमें लीडरशिप में हैं, जो नेशनल जेसीएम होता है ना हमारा, वो नेशनल जेसीएम में स्टैंडिंग कमेटी के 8 लोग होते हैं। उस 8 लोग
जो कमेटी में जो पे कमीशन में डिसाइड करते हैं, बैठते हैं स्टाफ साइड की साइड से, वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन 19 तारीख को दिल्ली में 19 अप्रैल को बैठ रही है और उस 19 तारीख को बैठने के बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगी। अभी तो ये सिर्फ टू बिगन विद लोगों को अवेकन किया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे लोग हैं वो इसको पता ही नहीं है कि इस फाइनेंस बिल में हुआ क्या है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम में बदलाव की संभावना है। शिमला में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 3, 8 और 9 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर झीलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई गई है। हालांकि 3 से 9 अप्रैल तक के शेष सप्ताह में राज्य में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अगले 4 से 5 दिनों में निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को इस बदलाव के प्रति सतर्क रहने और मौसम की जानकारी नियमित रूप से जांचने की सलाह दी है। साथ ही बर्फबारी वाले क्षेत्रों में यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की चेतावनी भी दी गई है। शिमला भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने गुमा में जल प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विभाग की अनदेखी के कारण क्षेत्र में जल आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। अभी मुझे गुम्मा का जो सप्लाई जो टैंक्स है उसमें जल प्रबंधन निगम के कर्मचारियों द्वारा भारी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है, जिससे जहां शिमला की जनता जो वो पानी पी रही है, जहां उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहाँ पर जो स्थानीय एक नौटी खड्ड है उसमें भारी मात्रा में जीव जंतु मछलियाँ वो मरे हुए पाए गए हैं। तो मेरी अपील रहेगी जल प्रबंधन निगम से और सरकार से कि इसका संज्ञान ले और जिन लोगों ने इसमें इस प्रकार की जो गतिविधियां की है, इस गैर जिम्मेदाराना जो काम किया है, जिससे शिमला शहर की जनता को नुकसान हो रहा है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वहाँ के जो जीव जंतु मारे गए हैं उसके बारे में संज्ञान ले और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मेरी ये अपील रहेगी। और क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, वैसे भी शिमला में पानी की कमी हमेशा रहती है, उसके साथ साथ अगर इस प्रकार का एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ पानी अगर वो हमारे शहरवासियों को पिलाएंगे तो ये एक बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद काम है और इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो पानी आता भी है उसमें भी अगर इस प्रकार का ये काम करेंगे तो ये बड़ा दुखद है और विशेष तौर पर सरकार को और जो जल प्रबंधन निगम है उसे वाटर सप्लाई के लिए अपना विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी आने वाली है और गर्मियों में ऐसी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जहां शहर के लोगों को दिक्कत रहती है वहीं पर बाहर से भारी संख्या में टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि मई जून जो है अप्रैल मई जून 3 महीने यहाँ पर टूरिस्ट सीज़न रहता है, भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुँचता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जल प्रबंधन निगम को तैयारी करनी चाहिए और इस प्रकार के दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए।